सुबह की शांत हवा को एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख ने चीर दिया। पूरे दुःस्वप्न वाले कस्बे में फिर से डर और निराशा फैल गई। एक बड़ा कपड़े का थैला कस्बे के विज्ञापन बोर्ड पर ऊंचाई से लटक रहा था। उसे टपकती खून की बूंदें ऐसा एहसास करा रही थीं मानो हर बूंद लोगों के दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही हो। ये खूनी राक्षस की तरफ से पूरे कस्बे के लिए सबसे भयानक चेतावनी थी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछला भाग खत्म हुआ था। इंसानी रूप धारण कर चुका राक्षस सोफिया बनकर सफलतापूर्वक कस्बे में घुस चुका था। उसने उस एकमात्र इंसान को भी मार डाला जो उसकी असली पहचान जानता था। अब उसकी नकली पहचान पर किसी को जरा भी शक नहीं हो सकता था। उधर सहायक पुलिस अधिकारी केनी नींद से जागा तो उसने देखा कि सोफिया कमरे में नहीं है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो क्लिनिक का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। केनी घबराकर बाहर दौड़ा। उसने देखा कि सोफिया दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी दूर अंधेरे से कई राक्षस उनकी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। बिना एक पल गंवाए केनी ने सोफिया का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से अंदर ले गया। दरवाजा बंद करके सुरक्षा ताबीज टांग दिया। वह उसे डांटने ही वाला था कि उससे पहले ही सोफिया रोते हुए बोल पड़ी। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई छोटी सी बच्ची जिसने अभी अभी अपने पिता को खो दिया हो और जिसे समझ ही न आ रहा हो कि अब क्या करे। उधर पुलिस प्रमुख बॉयड पूरी रात साझा मकान में बैठा रोता रहा। सुबह उसने पट्टियों से लिपटे एल्गिन को देखा तो उससे कुछ जरूरी बातें करने लगा। बॉयड जानता था कि कस्बे के लोग एल्गिन की चोटों के बारे में जरूर पूछेंगे, इसलिए उसने उसे सख्त हिदायत दी कि सबको यही कहना कि ये चोटें फातिमा की जान बचाते समय लगी थीं। अगर उसने सच बताया तो बॉयड सबके सामने उसका वह राज खोल देगा कि उसने पहले एक बुजुर्ग की हत्या की थी। इतना ही नहीं, उसे लोहे के पिंजरे में बंद करके रात के राक्षसों के सामने भी छोड़ देगा। भयानक यातनाएं झेलने के बाद एल्गिन पहले से कहीं ज्यादा टूट चुका था। बॉयड की धमकी सुनकर उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर हामी भर दी। बॉयड ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि कभी कभी पूरे कस्बे को बचाने के लिए एक झूठ से दूसरे अपराध को छिपाना पड़ता है, क्योंकि अगर डर लोगों के दिलों में फैल गया तो इंसान खुद रात के राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही बॉयड साझा मकान से बाहर निकला उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी नजर सीधे उस खून से भीगे थैले पर पड़ी जो विज्ञापन बोर्ड से लटक रहा था। आसपास कस्बे के कई लोग इकट्ठा थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर टैबिथा का डर के मारे बुरा हाल था। उसके पति जिम पिछली रात घर ही नहीं लौटे थे और आज सुबह घर के सामने यह खून से सना थैला लटका मिला था। बिना कुछ देखे ही हर किसी को अंदाजा हो गया कि उसके अंदर क्या हो सकता है। टैबिथा ने खुद को संभालते हुए अपने बेटे ईथन को वहां जाने से रोक लिया। उसे डर था कि अगर उसके बेटे ने थैले के अंदर का नजारा देख लिया तो वह डर उसकी पूरी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बीच उसकी बड़ी बेटी जूली ने समझदारी दिखाई। वह खुद भी अंदर से डरी हुई थी, लेकिन फिर भी प्यार से अपने छोटे भाई को समझाकर वहां से दूर ले गई। टैबिथा ने कांपते हुए गहरी सांस ली और बॉयड से विनती की कि वह थैले को बहुत सावधानी से नीचे उतारे। इसके बाद वह घुटनों के बल बैठ गई और भगवान से चमत्कार की प्रार्थना करने लगी। जैसे जैसे थैला धीरे धीरे नीचे आ रहा था वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। बॉयड जैसे ही थैला खोलने वाला था टैबिथा ने उसे रोक दिया। वह खुद सबसे पहले यह देखना चाहती थी कि अंदर सचमुच जिम है या नहीं। धीरे धीरे थैले की गांठ खोली गई और अगले ही पल वहां खड़े सभी लोगों ने राहत की सांस ली। थैले के अंदर किसी इंसान की लाश नहीं बल्कि सिर्फ बकरी के कटे हुए मांस के टुकड़े थे। लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तभी थोड़ी दूर से जूली की दिल दहला देने वाली चीख पूरे कस्बे में गूंज उठी। टैबिथा के मन में अचानक एक बुरा एहसास हुआ। वह घबराकर उस दिशा में दौड़ी जहां से जूली की चीख सुनाई दी। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जूली और ईथन एक दूसरे से लिपटकर कांप रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर था और उनके सामने एक पुराने गोदाम के अंदर जिम की लाश रस्सी से लटक रही थी। यह दृश्य देखते ही टैबिथा पूरी तरह टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे कस्बे में मातम छा गया। लेकिन तभी बॉयड की नजर जिम की लाश के पास लिखे एक संदेश पर पड़ी। उस पर लिखा था, हर ज्ञान की एक कीमत होती है। बॉयड का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पूरा यकीन था कि यह संदेश राक्षसों ने ही छोड़ा है, लेकिन इसका असली मतलब अभी भी उसकी समझ से बाहर था। उधर जेड की मदद से सबने मिलकर जिम के शव को सावधानी से नीचे उतारा और उसे एक हाथ गाड़ी पर रख दिया। सड़क के दोनों ओर खड़े कस्बे के लोग बिना कुछ बोले यह सब देखते रहे। शायद इस डरावने कस्बे में लगातार होती मौतों ने अब उनके आंसू भी सुखा दिए थे। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर जिम के शव को चर्च ले गए ताकि उसे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा सके। लेकिन इस पूरे समय जेड बिल्कुल चुप था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कोई बहुत बड़ा राज चल रहा हो। काफी देर सोचने के बाद उसने आखिर अपनी बात सबके सामने रखी। उसने बताया कि कुछ समय पहले वह और टैबिथा जंगल के अंदर मौजूद रहस्यमयी बोतलों वाले पेड़ के पास गए थे। वहां उन्होंने एक धुन बजाई और उसी पल 7 बच्चों की आत्माएं उनके सामने प्रकट हो गईं। इतना ही नहीं, उसी घटना के बाद दोनों
की खोई हुई यादें भी वापस आने लगीं। उन्हें इस रहस्यमयी दुनिया के असली रहस्य की एक झलक मिली। जेड का मानना था कि उनका असली उद्देश्य उन मासूम बच्चों की फंसी हुई आत्माओं को आजाद कराना है और जिम की लाश के पास लिखा संदेश, हर ज्ञान की एक कीमत होती है, असल में राक्षसों की चेतावनी थी। वे उन्हें सच की तलाश छोड़ देने के लिए डरा रहे थे। बॉयड ने जेड की बात से सहमति जताई। उसने कहा, अगर राक्षस इतनी बुरी तरह पलटकर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है यही रास्ता इस पूरे कस्बे को आजाद करा दे। बॉयड की बातें सुनकर जेड के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। वह तुरंत टैबिथा के पास पहुंचा और उसे फिर से अपने साथ बच्चों को बचाने के मिशन में शामिल होने के लिए मनाने लगा। लेकिन अब टैबिथा का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसके लिए जिम की मौत ही इस बात का सबूत थी कि सच की तलाश की कीमत बहुत भयानक होती है। उसे डर था कि अगर वे आगे बढ़े तो अगला निशाना उसके बच्चे बन सकते हैं। उसने गुस्से में जेड का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कोई अपना नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं। ये सुनकर साफ लगने लगा कि सच की तलाश करने वाली यह मजबूत जोड़ी अब टूटने वाली है। उधर जिम की मौत का दर्द पूरे कस्बे में फैल चुका था। छोटा बेटा ईथन अपने पिता की मौत को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उसने इस पूरी त्रासदी का दोष उसी अभिशप्त कस्बे को देना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी बड़ी बहन जूली ने एक बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक फैसला लिया। उसे ईथन की बताई हुई समय यात्री की कहानी याद आ गई, एक ऐसी शक्ति जो समय में पीछे जाकर अतीत को बदल सकती थी। जूली को पूरा विश्वास हो गया कि अगर वह किसी तरह अतीत में लौट गई तो अपने पिता जिम की जान बचा सकती है और यह पूरी त्रासदी होने से रोक सकती है। अपने इस पागलपन भरे इरादे को पूरा करने के लिए वह कस्बे के सबसे विद्रोही युवक रैंडल के पास पहुंची। दोनों पहले भी एक साथ खंडहरों की खोज कर चुके थे और इस बार जूली चाहती थी कि रैंडल एक बार फिर उसके साथ उस खतरनाक सफर पर चले। उधर नकली सोफिया अब भी मासूम बनने का नाटक कर रही थी। वह लगातार रोने का दिखावा कर रही थी और सहायक पुलिस अधिकारी केनी उसकी हर बात पर भरोसा करता जा रहा था। केनी के मन में सोफिया के लिए हमदर्दी और उसे बचाने की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी उसने देखा कि सोफिया का चश्मा टूट चुका है। केनी ने तुरंत कहा कि वह उसके लिए नया चश्मा ढूंढ देगा। दोनों जैसे ही क्लिनिक से बाहर निकले, रास्ते में उनकी मुलाकात सारा से हो गई। सारा ने बताया कि जिम की मौत की खबर पूरे कस्बे में फैल चुकी है। केनी को लगा कि उसे तुरंत पुलिस चौकी जाना चाहिए, इसलिए उसने सोफिया को कुछ देर के लिए सारा की जिम्मेदारी में छोड़ दिया। इसके बाद सारा और सोफिया साथ साथ कस्बे के भोजनालय पहुंचे। वहां एक छोटा सा गोदाम था जहां उन लोगों का सामान रखा जाता था जिनका अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। सोफिया ने जल्दी ही अपने लिए एक नया चश्मा चुन लिया, लेकिन उसके बाद वह गोदाम में रखी दूसरी चीजों को बहुत ध्यान से देखने लगी। अचानक उसकी नजर एक नाचने वाली गुड़िया पर जाकर टिक गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, लेकिन अगले ही पल खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। ऐसा लग रहा था कि वह फिर से किसी नए और खतरनाक खेल की तैयारी कर रही है। उधर नई आई महिला पुलिस अधिकारी जिम की लाश देखने के बाद पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। अब वह इस डरावने कस्बे में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। इसी जिद में वह चुपके से एम्बुलेंस तक पहुंची। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह गाड़ी लेकर इस कस्बे से बाहर निकल कर रहेगी। उसे रोकने के लिए क्रिस्टी भी जल्दी से एम्बुलेंस की आगे वाली सीट पर बैठ गई, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा दी। उसका विश्वास था कि अगर एम्बुलेंस बहुत तेज चलेगी तो शायद इस रहस्यमयी चक्र को तोड़कर बाहर निकल जाएगी। लेकिन पुराने निवासी सच्चाई जानते थे। वे समझ चुके थे कि इस कस्बे से भागने की हर कोशिश बेकार है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ देर बाद एम्बुलेंस उसी सड़क का चक्कर लगाकर फिर वापस कस्बे में आ गई। बॉयड ने रास्ते में खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। उधर आगे बैठी क्रिस्टी डर से कांप रही थी। वह बार बार महिला पुलिस अधिकारी को समझा रही थी कि सिर्फ गुस्से और जिद से इस मुसीबत का हल नहीं निकलेगा, लेकिन अब उस महिला पर इस कस्बे से भाग निकलने का जुनून पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, तुम सब लोग डरपोक बन चुके हो। इतने सालों से यहाँ फंसे फंसे तुम लोगों ने उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। गाड़ी फिर एक बार पूरे कस्बे का चक्कर लगाकर उसी रास्ते पर पहुंची। इस बार सामने बॉयड पहले से तैयार खड़ा था। उसने सड़क पर नुकीली कीलों वाली पट्टी बिछा दी थी। महिला पुलिस अधिकारी के पास जोर से ब्रेक लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। टायरों की तेज चीखती आवाज के साथ एम्बुलेंस आखिरकार रुक गई। उसकी पागलपन भरी भागने की कोशिश भी यहीं खत्म हो गई। बॉयड गुस्से से उसके पास पहुंचा और तुरंत उसे काबू में कर लिया। अगर वह समय रहते उसे नहीं रोकता तो पता नहीं आज और कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। उधर कस्बे के घने जंगल के अंदर जूली और रैंडल अपनी खतरनाक योजना पर काम शुरू कर चुके थे। कुछ देर बाद दोनों उस रहस्यमयी खंडहर तक पहुंच गए। जूली को अच्छी तरह याद था कि पिछली बार यहीं से उसके साथ समय का अजीब खेल शुरू हुआ था, लेकिन इस बार वह बिना सोचे समझे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। सबसे पहले उसने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। उसने रैंडल से कहा कि वह धीरे धीरे उस पत्थर के मेहराब के अंदर से होकर गुजरे। रैंडल ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ
भी नहीं हुआ, न कोई रोशनी, न कोई बदलाव, न ही समय में कोई हलचल। इसे देखकर जूली को एक बात साफ समझ आ गई, समय में पीछे जाने की यह रहस्यमयी शक्ति सिर्फ उसी के साथ जुड़ी हुई है और शायद वही इस रहस्य की असली कुंजी है। जूली ने रैंडल से कहा, मैं जैसे ही उस पत्थर के मेहराब के अंदर जाऊं, तुम हर पल मुझ पर नजर रखना। अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ भी अजीब लगे तो बिना देर किए मुझे तुरंत बाहर खींच लेना। सारी सावधानियां समझाने के बाद जूली ने धीरे धीरे पत्थर के मेहराब को पार किया और अगले ही पल उसके चारों तरफ की दुनिया बदल गई। वह एक बार फिर समय में पीछे पहुंच चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। जंगल के बीच राक्षस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी जूली की नजर दूर एक पलटी हुई गाड़ी पर पड़ी जिसके अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। उसे तुरंत याद आ गया, उस गाड़ी के अंदर उसके पिता जिम और उसकी माँ छिपे हुए थे। अगले ही पल बॉयड और उसके साथी वहां दौड़ते हुए दिखाई दिए। जूली समझ गई कि वह कई महीने पहले वाली उसी रात में पहुंच गई है जिस रात उसके पिता जंगल में फंस गए थे। वह उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उनके पास पहुंचती, एक भयानक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। जूली जमीन पर गिर पड़ी और खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करने लगी। उधर वास्तविक दुनिया में खंडहर के बीच खड़ी जूली का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। रैंडल को उसकी बात याद आई। वह तुरंत दौड़ा और जूली को पकड़कर जोर से मेहराब के बाहर खींच लाया। अगले ही पल जूली फिर से वर्तमान में लौट आई। वह बहुत भावुक हो चुकी थी। उसने समय में पीछे जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को नहीं बचा सकी। उधर टैबीथा चर्च पहुंची ताकि वह अपने पति जिम को आखिरी विदाई दे सके। उसका दिल भी अपने पति के साथ हमेशा के लिए चले जाने का कर रहा था, लेकिन अब उसके जीने की सबसे बड़ी वजह उसके दोनों बच्चे थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगी। इसी बीच ईथन घर से चुपचाप निकल गया। वह पैदल चलते चलते उसी पलटी हुई गाड़ी तक पहुंच गया जहां कभी उसका परिवार फंसा था। वहां रखी मेज पर उसे एक वॉकी टॉकी दिखाई दी। उसने उसे उठाकर अपने बैग में रख लिया। तभी जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने उसके पिता जिम खड़े थे। ईथन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वह दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। उसने सोचा था कि वह वॉकी टॉकी के जरिए अपने दिवंगत छोटे भाई से संपर्क करेगा ताकि वह दूसरी दुनिया में उसके पिता का साथ दे सके, लेकिन अब उसके सामने खुद उसके पिता खड़े थे। जिम का चेहरा शांत था लेकिन बहुत पीला दिखाई दे रहा था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था मानो उसे किसी अदृश्य खतरे का डर हो। जिम ने ईथन से कहा, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना होगा। फिर उसने उसे एक पुराने सपने की याद दिलाई। जब वे पहली बार इस रहस्यमयी कस्बे में फंसे थे, तब ईथन ने आंसुओं की झील नाम की एक रहस्यमयी जगह का सपना देखा था। जिम ने कहा, वह झील सचमुच मौजूद है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना होगा। इतना कहकर जिम की परछाई धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। कुछ ही पल बाद टैबीथा वहां पहुंच गई। जब ईथन ने उसे बताया कि उसने अभी अभी अपने पिता को देखा है, तो टैबीथा ने इसे सदमे में देखी गई एक कल्पना समझकर उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यहीं इस एपिसोड का दूसरा भाग समाप्त होता है, लेकिन इस बार भी कहानी ने कई नए रहस्य छोड़ दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोफिया जिस नाचने वाली गुड़िया को देखकर रुक गई थी, उसका इस रहस्यमयी दुनिया से क्या संबंध है? क्या वह आगे चलकर किसी बड़े रहस्य की कुंजी बनेगी? और जिम ने जिस आंसुओं की झील का जिक्र किया, क्या वह सचमुच इस अभिशप्त कस्बे से बाहर निकलने का रास्ता है, या फिर अपने बेटे को उम्मीद देने के लिए कही गई आखिरी बात? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिल सकते हैं।